हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th बुक भूगोल, फर्स्ट चैप्टर संसाधन। यह सब्जेक्ट सोशल साइंस से है। चलिए शुरू करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस बिजली का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है या आपकी माता ने नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे सभी क्या है? संसाधन है। अब आप जैसे घर में बैठे हों तो अपने आसपास अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको हो सकता है कुर्सी नज़र आए। आपने कमरे में कुर्सी रखी हो, आपके कमरे में बेड हो, टेबल हो, पेंसिल हो, पेन हो, बुक्स हो, अन्य प्रकार के खिलौने हों। अगर आप उनका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आपके लिए वह एक संसाधन है। आपकी पानी पीने की बोतल भी हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिए, जिन वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं हो या जो वस्तुएं आपके लिए उपयोगी हों, वे क्या हैं? आपके लिए संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। अब आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे आपकी नोटबुक्स हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब राजू जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। जब उनका कोई मूल्य ही नहीं होता तो वो नहीं है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो अम्मा उनको समझा रही है बच्चों को। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो सोचो कौन कौन सी वो वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना, चांदी, हीरा, तांबा, कांसा। अब इनका क्या होगा? मूल्य होगा। अब आपको फ्री में तो कोई दे नहीं सकता, इन चीज़ों को कोई नहीं देगा। इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। आपने कोई अच्छी सी तस्वीर देखी, आपको बड़ा सुकून मिला। आपने बहुत बढ़िया प्रकृति का सुंदर सा नज़ारा देखा, कोई मूल्य नहीं है। आपको उसमें क्या हुआ? मन को एक बहुत ही अच्छा लगा कि भाई वाह, कितनी अच्छी चीज़ मैंने देखी। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज भी कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। बीमार हो जाते हैं, जुकाम हो जाता है, तो दादी बोलती है नहीं, इसके लिए काढ़ा बना दो। लेकिन अपने आप काढ़े का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि काढ़े की नॉलेज उनको है कि कौन सी चीज़ें उसमें डालनी है। कई बार बुखार के लिए, किसी एलर्जी के लिए, तो
इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है दादा दादी जानते हैं। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट एक किस्म से वो आपकी दादी बोलेंगे कि भाई मैंने बनाया है, इस तरह की चीज़ कोई और नहीं बना सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, दवाइयों को बेच सकते हैं। उस तरह की दवाई और कोई दूसरा नहीं बना सकता। वो उसको दादी को आपको आपकी दादी के लिए क्या मिल गया, पेटेंट बन गया कि ये आपकी दादी के द्वारा बनाई गई दवाई है। अब उनका मूल्य क्यों नहीं होता, क्योंकि दादी के नुस्खे जो है, दादी बोलती है कि भाई इस तरह की दवाई ले लो, इस तरह का काढ़ा बना दो। लेकिन दादा क्या करेंगे, ज़्यादा जानकारी दवाइयों की बिल्कुल नहीं देते। हो सकता है आपके दादा के पास ऐसी जानकारियाँ हो जड़ी बूटियों की, वो ज़्यादा शेयर नहीं करते। तो हो सकता है वो तब शेयर नहीं करते हों उसमें भी कुछ भलाई हो, क्योंकि उसका प्रयोग करना भी एक बड़ी बात होती होगी। तो इस बात को भी हम बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे, आगे भी पढ़ेंगे। और ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार हो सकते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से आपको पता है गाड़ियों का आविष्कार हुआ, कारें, ट्रक, आपकी बसें। तो नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधनों के प्रकार, अब ये देखो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ। जब आप किसी के काम आ रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी क्या है, एक संसाधन है। किसी का जैसे कोई शिक्षा प्रदान कर रहा है, कोई दवाइयाँ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक संसाधन है। भवन निर्माण कर रहे हैं तो वो भी एक संसाधन है। अब आगे पढ़ते हैं। संसाधनों की यहाँ पर देखो, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। अब आप देख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपके औषधीय पौधे हो गए, मनोरम दृश्य हो गए, कृषि भूमि होगी, शुद्ध पर्यावरण हो गया, लोकगीत हो गए, सुहावना मौसम हो गया। ठीक है, आप और भी सोच सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। देखो, अब हमें शुद्ध जलवायु तभी मिलेगी जब हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होगा। तो हमने अपने घरों के आसपास बिल्कुल सफाई रखनी है। जिस तरह से बरसात का मौसम होता है तो सफाई की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा हो जाता है। जैसे आपने घरों के आसपास जो है पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर पानी इकट्ठा होगा तो आपके पानी में जो गंदा पानी होता है उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे और वो मक्खी मच्छर जो हैं आपके घर के अंदर आ जाएंगे और कई तरह की बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। तो ग्रसित हो गए तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है जंगलों को बेवजह नष्ट कर देते हैं, आग लगा देते हैं थोड़ी सी घास के लिए। तो इस तरह के अगर कोई काम करता है तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट करना ज़रूरी होती है। और अगर आपको इस तरह की नॉलेज मिलती है
तो आप तुरंत फॉरेस्ट विभाग को कॉल कीजिए, क्योंकि वनों से हमें क्या मिलता है? शुद्ध वायु। वन जो है वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। हमें वनों से ईंधन मिलता है, इमारती लकड़ी मिलती है, और जो ये पेड़ पौधे होते हैं इनसे हमें छाया भी बहुत अच्छी मिलती है। तो आपने बात अच्छी तरह से समझ ली होगी। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित होते हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। सोलर गीज़र घरों में लोगों ने लगा के रखे हुए हैं। कई लोगों ने तो ऐसा किया हुआ है कि बिजली भी सोलर से ही प्रयोग कर रहे हैं। पवन ऊर्जा जहाँ पर ज़्यादा हवा चलेगी। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग और इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। अब हम लगातार इनका जो है अगर खात्मा कर दें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं पेड़ पौधे, तो हमें तो अपने पास हमेशा एक सिलेंडर रखना पड़ेगा। वो होगा एक किसका? ऑक्सीजन गैस का। बिल्कुल सही समझे, ठीक है। तो इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए, कोई भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो सोच लो वो उस ऑक्सीजन की गैस की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाए रखना है और जंगलों को, पेड़ पौधों को, अपनी वनस्पति को बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सकें। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। तो जल का भी हमने उपयोग अच्छी तरह से करना है। बहता हुआ जल कहीं दिखे तो उस जो नलके से अगर बह रहा हो तो उसको बंद कर देना है, ठीक है। तो और एक बात और बताना चाहूँगा कि नल के पानी का कई लोग जो है इस्तेमाल अपने सिंचाई के लिए करते हैं, तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके आगे जो लोग हैं वो पानी की समस्या से बेहाल हो जाएंगे। और अगर इस नल के पानी का आप उपयोग अपनी सब्जियों में करते हैं तो आपकी सब्जियां, आपके पेड़ पौधे खराब हो सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या करते हैं, बरसात में उसमें दवाई का प्रयोग किया जाता है, जो कि पौधों की जड़ों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसका उपयोग केवल किसके लिए करना है? पीने के लिए करना है। अगर हो सकता है कि आपके कहीं इलाके में ख़राब पानी आ रहा हो तो उसको छान कर रखें, ठीक है। घड़े का पानी भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा फ्रिज का पानी इस्तेमाल ना करें, उससे हमारे गले में प्रॉब्लम आ सकती है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ऐसे संसाधन भी होते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार वे संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब आपको पता है पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्कूटर में, बाइक में, कारों में, ठीक है। प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ये चीज़ें मिलेंगी। ये अब जलवायु पर निर्भर करती है, या आपके भूभाग पर निर्भर करेगी। हो सकता है आप पहाड़ी इलाकों में हो, कुछ लोग मैदानी इलाके में रहते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इस तरह के संसाधन जो है पाए जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है।
लौ अयस्क। उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। अब उनको पता लग गया कि इससे लौ अयस्क से क्या बनता है, लोहा बनता है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रौद्योगिकी भी मानव निर्मित संसाधन है, इसलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने कहा भाई ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई बात हो रही है, अखबार वगैरह पढ़ी जा रही है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। अब इन लोगों ने समाधान कैसे निकाला? अब क्योंकि इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, इनको पढ़ना लिखना जानते हैं और इन लोगों ने बिल्कुल इसका उपयोग करते हुए ये काम कर लिया। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यहाँ पर पीछे रह गया कुछ, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। हाँ, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। अब लोग भी क्या है, एक मानव संसाधन है। शिक्षा में अध्यापक, स्वास्थ्य में डॉक्टर, नर्सिस, लोगों जैसे कि आप भवन निर्माण करते हैं, लोग पुल बनाते हैं, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। अब यहाँ पर आपने तस्वीर भी देखी होगी, ये देख सकते हैं आप। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ न तो छाया थी न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान घूम रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब उनका संरक्षण भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने जिस तरह से आप टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, आपने बुक्स इस तरह से संभाल के रखनी है ताकि आने वाले बच्चे भी उनका इस्तेमाल कर सकें। कुछ कुछ देशों में तो ऐसा है कि जो जैसे आपने किताबें पढ़ी, पिछली क्लासेज वाले बच्चे भी आपकी वो किताबें पढ़ेंगे। वो बच्चे जो हैं बिल्कुल किताबें नहीं फाड़ते। इस तरह से जैसे आपकी नोटबुक्स है, उसके बिल्कुल नोटबुक से पीछे कई जो है रफ़ काम के लिए उन कागज़ों को लगा देते हैं और उनको वो फाड़ देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कागज़ किससे बनता है? लकड़ियों से बनता है, पेड़ों से बनता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमें पेड़ काटेंगे उस हिसाब से जो है वो किताबें बनेगी। अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है बिल्कुल ढंग से करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी कागज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप इस तरह से नष्ट करते रहेंगे, जैसे आपने पेंसिल बिल्कुल आप उसको छीलते रहे या फिर आप इरेज़र गुम करते रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपके मम्मी पापा किस तरह से मेहनत करते हैं, मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, ताकि आप लोग पढ़ सकें। जो वो नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे ये काम कर सकें। इसलिए आपने अपनी शिक्षा जो है अच्छी तरह से ग्रहण करनी है और संसाधनों को भी बचाना है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा
योगदान जो है दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उस शाम क्या हुआ कि बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं, हो सकता है उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत हो। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो आप भी कुछ इसी तरह का काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में बिजली व्यर्थ ना हो, मुस्तफ़ा ने जोर देकर कहा। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। कैसे? यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? सोचिए। हमारी पृथ्वी, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आप यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। अब जो है ये कर्तव्य हो जाता है। सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जल की विविधता संरक्षित की जाए। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये चैप्टर सुना होगा, मनन किया होगा। Thank you so much for watching my video.